नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नीतीश मंत्रिमंडल की बैठक आज समाप्त, कुल 40 एजेंडों पर लगी मोहर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल पहुंचेंगे नालंदा, जरासंध महोत्सव का करेंगे उद्घाटन। भाजपा ने महागठबंधन सरकार पर एक बार फिर बोला हमला, कहा जनता के पैसे का हो रहा है दुरुपयोग। मुंगेर विश्वविद्यालय में सीनेट बैठक का हुआ आयोजन, लिए गए कई निर्णय। और 1 दिसंबर से पटना के गांधी मैदान में होगी पटना पुस्तक मेले की शुरुआत। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है और कुल 40 एजेंडों पर मोहर लगी है। मुख्यमंत्री कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, राजस्व, भूमि सुधार विभाग सहित कई विभागों को लेकर कुल 40 एजेंडों पर मोहर लगी है। वहीं 2 अलग विभाग से जुड़े मामलों पर प्रस्तावना पर भी मोहर लगा दी गई है। बिहार को विशेष राज्य दर्जा की मांग करने को लेकर के अब ये मांग बिहार सरकार करेगी, इस पर भी मोहर लग चुकी है। तो वहीं सामान्य प्रशासन विभाग में बिहार पदों एवं सेवाओं की तृप्ति की आरक्षण, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1951 तथा संशोधन बिहार अधिनियम 17/2002 एवं संशोधन अधिनियम 19/2023 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 के अधीन भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने के संबंध में मोहर लगी। भी कई चीजों को लेकर मोहर लगाई गई है, सुनिए। 38 एजेंडों पर निर्णय हुआ और साथ ही साथ 2 अन्य बिंदु पर भी विचार हुआ जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने प्रस्तुत किया। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, 38 एजेंडा है और 2 मंत्रिपरिषद के सदस्य भी रख सकते हैं एक्स्ट्रा एजेंडा, तो कुल 40 मामले हैं। सबसे महत्वपूर्ण मामला जो आज मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ आया वह है कि दो आरक्षण अधिनियम हैं। पहला वाला है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों एवं आरक्षण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1951 में तथा संशोधित बिहार अधिनियम 17/2002 एवं संशोधित अधिनियम 19/2023। साथ ही साथ जो शैक्षणिक संस्थाओं का भी 2023 में जो आरक्षण अधिनियम है, इन दोनों को भारत के संविधान 9वीं सूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने का निर्णय हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि दोनों जो बिल पास हुए, फिर एक्ट नोटिफाई हुआ, कल ही एक्ट नोटिफाई हुए हैं, इन दोनों एक्ट को भारतीय संविधान के 9वीं सूची 9th शेड्यूल में इसको शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार को इसको भेजा जाए। 9th शेड्यूल का मतलब यह है कि वह उस 9th शेड्यूल में वैसे अधिनियम हैं, एक्ट हैं, जिस पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप जो आरक्षण का अधिनियम है, जो तमिलनाडु सरकार का अपना अधिनियम है, वह 50% से ऊपर का आरक्षण है, जो 9th शेड्यूल में वह अंकित है 1994 में। तो बिहार सरकार का भी 50% से ऊपर आरक्षण है। आपको जानकारी होगा 65% आरक्षण जातीय आधार पर है और 10% जो इनकम आधार पर 10% का आरक्षण है सामान्य श्रेणियों के लिए। कुल 75% आरक्षण है। तो इन दोनों अधिनियमों को संविधान के 9th शेड्यूल में रखने, 9वीं सूची अधिसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजने की अनुशंसा की। तो ये निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है कैबिनेट का, ताकि इस पर न्यायालय का हस्तक्षेप, जो 9th शेड्यूल है उसमें न्यायालय में विचाराधीन ये मामले नहीं होते हैं। तो यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नालंदा पहुंचकर राजगीर में आयोजित मगध सम्राट जरासंध जी का जन्मोत्सव पर 1 दिवसीय जरासंध महोत्सव का उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में पहली बार मगध सम्राट जरासंध जी महाराज का 5226वें जन्मोत्सव मनाया जाएगा। महाराज जरासंध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं और इसी के साथ साथ प्रथम जरासंध महोत्सव का जिसे लेकर पहली बार जरासंध महोत्सव का आगाज किया जा रहा है। इधर महोत्सव को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। देखिए जरासंध महोत्सव 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी भाजपा प्रवक्ता ने जदयू पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता योगेंद्र पासवान ने कहा कि जदयू दलितों को बरगलाने का कार्य करती है। जदयू की 26 नवंबर को पटना में प्रस्तावित भीम संसद को लेकर आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि इस रैली में सरकारी धन का दुरुपयोग होगा। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि एक और जदयू दलितों के नेता जीतन राम मांझी का अपमान करती है तो दूसरी ओर दलितों का बरगलाकर उनका वोट लेने की कोशिश करती है। सुनिए आगे और क्या कुछ कह रहे हैं। जिस तरह से जीतनराम मांझी जी को अपमानित किया गया और आप उसी कैबिनेट में मंत्री हैं, दलित समाज के मंत्रियों से हम पूछना चाहते हैं जो बिहार सरकार में हैं, कोई अपना मुंह तक नहीं खोलने का काम किया, जुबान पर ताला बंद कर लिया है। तो ऐसे चाटुकार और चापलूस मंत्री को दलितों के संदर्भ में और खास करके बाबा साहब अम्बेडकर जी के संदर्भ में बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। जो दलित समाज के सबसे बड़े नेता जीतनराम मांझी जी को अपमानित करने का काम किया है, उससे दलित समाज आहत और मर्माहत है और इसका बदला आने वाला समय में अवश्य लेने का काम करेगा। और नीतीश जी का पार्टी का नामो निशान नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये जो दलित के नेता हैं, चाटुकार चापलूस मंत्री, उनको लग रहा है कि अब तो जदयू का अस्तित्व ही समाप्त होने वाला है। नीतीश कुमार का अस्तित्व अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार जी अब बीमार हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं। तो इनके सहारे अब तो हमारा नौकरी बचने वाला नहीं है। कब तक हम मंत्री बेरोजगार होने का उनको डर सता रहा है। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर सड़क मार्ग से मुंगेर पहुंचे, जहां मुंगेर यूनिवर्सिटी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तो वहीं मुंगेर यूनिवर्सिटी के छठे एकेडमिक सीनेट बैठक अध्यक्षता में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हिस्सा लेने वाले हैं। बैठक में सीनेट मेंबर के अलावा कई विधायक एमएलसी मौजूद रहेंगे। वहीं कुलाधिपति और कुलपति सहित राज्यपाल के प्रधान सचिव ने दीप जलाकर सीनेट बैठक का शुभारंभ किया। वहीं राज्यपाल मुंगेर योगाश्रम जाएंगे, जहां पर पुलिस पहले से ही पूरी तरीके से मुस्तैद है। चाहे डीआईजी हो, डीएम हो या एसपी, हर कोई पहले से ही तैनात है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। 2 वर्ष तक इस पर चिंतन किया, मनन किया और तब जाकर 2019 में उन्होंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया, सब लोगों के सामने दिखाया, उसको दिखा दिया, पढ़ लीजिए, आपके सुझाव दे दीजिए। और बाद में पता चला कि इसको हमको अपनाने की आवश्यकता है और उसको अपनाया 2020 में। इसलिए इस शिक्षा नीति को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहा जाता है। पूरे देश में इसको अपनाया है। मुझे बहुत खुशी है कि अपने इस प्रदेश ने भी इसको अपनाया है। इस शिक्षा नीति को यहाँ की अपनी सरकार ने भी मुझे कहा है, बाहर कुछ बातें कुछ भी आने दीजिए, लेकिन मुझे सरकार ने यहाँ के कहा है कि आप इस दिशा में अच्छा काम कर रहे हैं, आपको हमारा समर्थन रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा है आप कर रहे
मैंने कहा मैं कर नहीं रहा हूँ, कर रही है यहाँ की जनता। बस मैं उनका मुखिया हूँ, इतना ही है और कुछ नहीं। जनता कर रही है, उनको चाहिए इसलिए हो रहा है, मुझे चाहिए इसलिए नहीं। अगर मैं कहता कि हाँ ठीक है करना चाहिए और आप लोगों ने कहते अगर कहते खड़ा होकर नहीं हमको नहीं चाहिए, मैं क्या करता? इसको आपने अपनाया है, इसलिए आप सबका मुझे धन्यवाद करने की आवश्यकता है, आपका अभिनंदन करने की जरूरत है। बिहार की जनता ने इसको अपनाया है। 27वां सीआरडी पटना पुस्तक मेला 1 से 12 दिसंबर को गांधी मैदान में आयोजित किया जा रहा है। पिछले कई वर्षों से लगने वाला यह बिहार का लोकप्रिय मेला में सांस्कृतिक महोत्सव के साथ साथ कई और आकर्षक चीजें होंगी। इस बार अनेक राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्कृति कर्मी साहित्यकारों से यह मेला गुलजार होगा। इस बात की जानकारी देते हुए पटना पुस्तक मेला और सीआरडी पटना पुस्तक मेला के अध्यक्ष रत्नेश्वर ने बताया कि इस बार का पुस्तक मेला बहुत ही खास होगा। पुस्तक मेला परिसर के निर्माण के लिए पुस्तक कर्मियों की टीम पटना पुस्तक मेला परिसर में पहुंच चुकी है। आज से निर्माण कार्य का काम शुरू हो चुका है। इस बार स्त्री नेतृत्व पटना पुस्तक मेला में फिल्म, नुक्कड़ नाटक, विशेष बात के साथ साथ कई और चीजें जो आकर्षण का केंद्र होंगी। और क्या कुछ खास होगा इस मेले में, आइए सुनते हैं। आज चूँकि भूमि पूजन हो रहा था और नॉर्मली हम लोग भूमि पूजन के दिन नहीं बुलाते थे, बट हमने कहा कि एक अच्छा अवसर है, आज भी आप लोगों से एक बार रूबरू हो जाते हैं। तो जैसा कि रत्नेश्वर जी ने काफ़ी कुछ जानकारी दे दी है और प्रेस विज्ञप्ति भी आप लोगों के पास है। 38 वर्षों का ये सफ़र पूरा हो गया है हमारा, और ये 27वां पटना पुस्तक मेला जो है, इसका आयोजन इस बार 1 दिसंबर से 12 दिसंबर को यहीं पे होगा। जहाँ तक थीम की बात है, इस बार की थीम स्त्री नेतृत्व है, जिस पे हम लोगों ने बहुत बार चर्चा की है। हमारी पूरी टीम जो पश्चिम बंगाल से आती है वो आके आज से काम शुरू कर दिया है और 10 दिनों के अंदर में मेला खड़ा हो जाएगा। 30 तारीख को 30 नवंबर को सभी प्रकाशकों को बुला के हम लोगों ने उसी दिन हम लोगों को पोजीशन देना है। जो मुख्य कार्यक्रमों में जैसा बताया है रत्नेश्वर जी ने, स्त्री नेतृत्व को केंद्र में रख के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उसके अलावा फिल्म फेस्टिवल, नुक्कड़ नाटक, विशेष बात, नई किताब, कॉफ़ी हाउस, कहवा घर इत्यादि कार्यक्रम सब होंगे। सीता शक्ति के बारे में बताया, जो हमारी थीम है स्त्री नेतृत्व, उसको केंद्र में रख के, जैसे मैंने कहा, तो उसी को ध्यान में रख के सीता शक्ति पर एक विशेष कार्यक्रम जो है होगा। आर्ट गैलरी का निर्माण हो रहा है, जिसमें कि हर दिन किसी न किसी युवा कलाकार की कला प्रस्तुति होगी। फिल्म फेस्टिवल के तहत लघु फिल्मों का दिखाया जाएगा। जो है वो 11 बजे से 8 बजे तक है, जो कई बार तो 8:30 तक भी हम लोग शनिवार रविवार को रखते हैं। और जो स्कूली बच्चों के लिए फ्री एंट्री है वो उनके ड्रेस पर, मतलब वो जो भी स्कूली ड्रेस में होंगे उनके लिए फ्री एंट्री है। मतलब उनको पास भी कार्ड दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने ड्रेस के आधार पे अंदर आ सकते हैं। कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए उनके आई कार्ड पे एक टिकट फ्री में दिया जाएगा, वो जिससे वो एंट्री ले सकते हैं एक बार। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं?
तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। गोपालगंज में जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर एक और जहां सियासत गर्म है, तो वहीं अब इस पर जवाब देते हुए मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार ने बता दिया है कि ग्रामीणों की मृत्यु जहरीली शराब से नहीं बल्कि पुलिस जांच में आए कारणों में अन्य चीज़ें बताई गई है। पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि शराब माफिया और तस्करों को रोकने के लिए विभाग अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस जांच में अन्य कारण सामने आए हैं। देखिए, उनको जब सलाह देना था तब तो चुप बैठे थे, और अब जब सलाह नहीं देना है तो तरह तरह की बात बोलते हैं। पूरी तरह से जितने बिहार में नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो सब नेता का जमीन खिसक रहा है। अब उनके पास न कोई मुद्दा है, न उनके पास कोई विजन है, न कोई सोच है। सारा काम तो बिहार की सरकार और बिहार के मुख्यमंत्री कर दिया। अब तो बेचैनी पूरे देश में बढ़ रही है इनकी, और ये जो बेचैनी है 2024 की बेचैनी है। जब तक भाजपा मुक्त भारत नहीं होगा तब तक ये सब बेचैन होते रहेंगे, और उसके बाद 2024 के बाद आराम से ये लोग नींद लेंगे, सोएंगे। जहाँ तक गोपालगंज में घटना का जिक्र किया जा रहा है, इसके संदर्भ में वहाँ पर पुलिस अधीक्षक ने और जिलाधिकारी महोदय ने दोनों लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, प्रेस विज्ञप्ति भी दी है, और हमने उन लोगों से बातें भी की हैं, और उन्होंने कहा भी है कि इसमें जहरीली शराब से मौत नहीं हुई है। लेकिन फिर भी हमने कहा कि मैं घटना की गहराई से जांच कर लें। उन्होंने जांच किया है और इस तरह की बात नहीं है। और जहाँ तक इस तरह का अनर्गल बातें करने की जो एक प्रथा और परंपरा बन गई है विपक्ष की, तो उसके बारे में क्या कहा जाए। जब ये शराबबंदी कानून लागू हो रहा था 2016 में, तो इसमें तो सभी लोगों ने साथ दिया, एक भी लोगों ने इसमें कोई डिसेंटिंग वॉइस या इसका प्रतिरोध नहीं किया, सभी साथ थे। जब साथ रहते हैं तो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, जब साथ नहीं है तब अपनी बातों को दूसरी तरीके से रखते हैं। लेकिन हम लोग सजग हैं बिल्कुल पूरी तरीके से कि शराबबंदी सही तरीके से लागू हो। नशाबंदी पर भी हमारा ध्यान है। ये बात सही है कि हम लोग का ओपन बॉर्डर है, लोग गिरफ्तार होते हैं, लेकिन फिर भी शराब से चूँकि अवैध कमाई है, इसमें कुछ लोग लगे रहते हैं। और ये निरंतर हम लोग का सतत प्रयास है, एक्साइज विभाग का, पुलिस विभाग का, एंटी लीगर टास्क फोर्स का, जो आज सूचना के बल पर या लोगों के तरफ से जो सूचनाएं प्राप्त होती हैं या जो लोग पकड़े जाते हैं उनका जो स्वीकारात्मक बयान आते हैं उसके आधार पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। आपको नहीं लगता कि बॉर्डर एरिया पर गया शहर के खड़गपुरा स्थित एक निजी रिसोर्ट में राष्ट्रीय जनता दल पंचायती राज प्रकोष्ठ के द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जितेंद्र नारायण यादव ने की। तो वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव और मंच का संचालन प्रदेश महासचिव रणविजय दास ने किया। इस सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष महेश प्रसाद, विद्यार्थी गहुरा, विधायक विनय कुमार यादव और कई अन्य लोग शामिल रहे। बता दें कि इस मौके पर राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ की नई कमेटी बनी है और जिला उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला सचिव, जिला प्रवक्ता के सम्मान में यह सम्मान समारोह रखा गया और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया गया। वहीं बता दें कि इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि नई कमेटी से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं को सम्मान में आयोजन रखा गया है ताकि उनको सम्मानित किया जाए और उनका मनोबल बढ़ाया जाए। तेजस्वी यादव और लालू यादव की बातों को गांव-गांव तक पहुंचाने में ये मदद करेगी। देखिए,
ये सम्मेलन पंचायती राज राष्ट्रीय जनता दल का एक संगठन है और उस संगठन के यहाँ आज एक दिवसीय सम्मेलन हो रहा है जो गया से होकर राज्य के सभी जिलों में होना है और सभी जिलों में जाकर के अपने संगठन को मॉनिटरिंग करेंगे कि हमने जो और लालू प्रसाद यादव जी का जो विचारधारा है, तेजस्वी जी का जो विचारधारा है और राष्ट्रीय जनता दल का जो विचारधारा है, गया के नेताओं के कंधे पर ने जो हमें जिम्मेवारी दिए हैं उस जिम्मेवारी को कितना निर्वाह कर पाए हैं उसी को हम देखने गया जिले में आए हैं और विस्तार से अपनी बात को संबोधन में रखेंगे। और इतना ही नहीं, ये हमारा लक्ष्य है पंचायती राज प्रकोष्ठ जितना भी राष्ट्रीय जनता दल में संगठन है सबसे कारगर संगठन है, सबसे मजबूत संगठन है। अगर ये पंचायती राज प्रदेश स्तर पर अगर कार्यक्रम करता तो 25,000 इसका सेना तैयार हो गया है। जब चाहे जब फलोर पर साबित करें उस ढंग से और तेजस्वी जी के मुख्य पदों पर जाने के लिए पंचायती राज जो है संगठन मील का पत्थर साबित होगा। और ये संगठन में कई सारे जनप्रतिनिधियों का सवाल भी है, उस सवाल से भी हम रूबरू हो रहे हैं और उस सवाल को जब हम संगठित हो जाएंगे जनप्रतिनिधि लोग बिहार भर में उसकी भी हम लड़ाई पटना में लड़ने का काम करेंगे और विस्तार से अपनी बात को अपने संबोधन में रखेंगे। तमाम कार्यकर्ताओं ने और सभी हमारे 400 प्रखंड से जो हमारे पंचायती राज के प्रकोष्ठ के भाई अध्यक्ष हैं, प्रधान महासचिव हैं और जिले के तमाम पदाधिकारी आज यहाँ पे मौजूद हैं, उनका आज यहाँ सम्मान समारोह रखा गया है। और यहाँ सम्मान समारोह इसलिए रखा गया है कि राजद का जो ये पंचायती राज प्रकोष्ठ है, ये आप जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है। पंचायती राज का जो दायित्व है वो गांव-गांव तक के आप जानते हैं कि एक एक व्यक्ति तक पहुंच है। वहाँ पे हमारे वार्ड सदस्य होते हैं, मुखिया होते हैं, समिति होते हैं, जिला पार्षद होते हैं। हमारे यहाँ जो बातें होंगी इस बातों को पंचायती राज के प्रकोष्ठ के द्वारा वो गांव-गांव तक हम लोग को पहुँचाना है। हम लोग को आदरणीय नेता जो तेजस्वी यादव जी हैं और भाई आज हम लोगों के अभिभावक राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी का जो सपना था, वो कहते थे कि हम जातीय गणना करा के रहेंगे, उसके लिए पटना के सड़कों पर धरना प्रदर्शन करते थे और वह पल आज आ गया है कि हमारे महागठबंधन की जो सरकार हुई, माननीय इसके मुखिया हुए नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग जल्द ही बिहार विधानसभा में इसको पारित करके सम्मान समारोह पंचायती राज का पहली बार नहीं हो रहा है। ये जब नई कमेटी बनती है जब उसका सर्टिफिकेट का वितरण होता है तो उसी को सम्मान समारोह नए कमेटी के लोग आते हैं जो बनते हैं, उसमें नई कमेटी में जो पोस्ट मिलता है, जिला महासचिव प्रदेश में जो भी मिलता है उनको जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उसी को सम्मान समारोह कहा जाता है। तो ये पहली बार राजद में नहीं हुआ है, ये हर 3 साल पे या जब भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जैसे भी जगदा बाबू हैं उनके बाद अगर कोई आते हैं तो कोई भी नया प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो पूरी कमेटी नई सिरे से तैयार होती है और वही है सम्मान समारोह। पीएम मोदी द्वारा लगातार बिहार सरकार को घेरने पर श्रवण कुमार ने जवाब दिया है। उन्होंने ये तक कह दिया कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, क्या उनकी सरकार पर सवाल नहीं उठता। वहीं पीएम मोदी पर जमकर बरसते नजर आ रहे हैं श्रवण कुमार। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। मध्य प्रदेश में एक दलित समुदाय का एक नौजवान के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर का एक नेता उसके शरीर पर पेशाब कर देता है। पेशाब करना भारतीय जनता पार्टी के लिए सम्मान का विषय है और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी लगातार बिहार के लोगों के लिए, चाहे दलित समुदाय में पैदा हुआ व्यक्ति हो, अल्पसंख्यक परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति हो, चाहे बिहार में किसी भी समाज में पैदा हुआ व्यक्ति हो, उसका नीतीश कुमार जी सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कथनी और कथनी में फ़र्क है, लेकिन हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी कथनी और करनी में कोई फ़र्क नहीं है, समानता है। और इसीलिए हमारी जो लोकप्रियता बढ़ रही है और पूरे देश में जो नीतीश कुमार जी का काम है, आज पूरे देश के लोग मॉडल के रूप में आज उसको देख रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण विषय है, इसको लेकर काफ़ी घबराहट में है। और अपने तालियों के साथ एकजुटता के बल से
महर्षि मोदसेन महाराज की जयंती समारोह गया जी कन्या कुब्ज हलवाई महासभा के द्वारा भव्य तरीके से शहर के धर्मसभा भवन के प्रांगण में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ आगत अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। वहीं इस दौरान समाज के सैकड़ों लोग इसमें शामिल हुए। वहीं समाज के बच्चों के द्वारा एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। वहीं इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल जिला परिषद अध्यक्ष नैना कुमारी ने बताया कि हलवाई समाज के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसके लिए समाज के सभी लोगों को उन्होंने धन्यवाद दिया। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमारा समाज एक लंबे समय से पिछड़ा हुआ है। छोटा छोटा व्यवसाय कर हमारे समाज के लोग जीवन यापन करते हैं। वर्तमान समय में हम लोग पंचायत से लेकर जिला स्तर तक समाज की जड़ें मजबूत कर रहे हैं। वहीं इसे लेकर आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। महाराज जयंती पर सभी लोग आए हुए हैं। मैं सभी लोग को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ और प्रेस मीडिया को भी धन्यवाद देती हूँ। सब हलवाई समाज बहुत लंबे समय से पिछड़ा हुआ है, जिसको छोटा मोटा व्यवसाय मेहनत मजदूरी कर अपना पेट भरना पड़ता है, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी स्थिति सुधरने लगी है। आज हमारे समाज में अपनी राजनीतिक जड़ें मजबूत करने के प्रयास में है और हमारे समाज में बंधुओं ने ग्राम पंचायत से लेकर पद तक अपनी दावेदारी साबित की है और मैं समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं और समाज का गौरव बढ़ा रहे हैं यहाँ पे। और मैं यही कहूँगा कि हम महिलाएं लोग अपने बच्चे लोग को पढ़ाएं और शिक्षित बनाएं। कहाँ से लोग आए हैं? यहाँ से नवादा से, हिसुआ से, गया से सब लोग, जिले से सभी लोग आए हुए हैं। मैं सभी लोग को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। जैसे हमें अपने समाज को जगाने का हम लोग बहुत पहले जो निकाला लगता, हमारे बुजुर्ग निकालते थे, ये बंद हो गया, समाज को सो गया। इस उद्देश्य से उद्देश्य हम जगाने का काम करते हैं और जितना भी हो सके सब एकजुट हो, इस नाते सब एकजुट हो। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।